नमस्कार। मैं डॉक्टर चेतन आनंद फिर आपके सामने हाजिर हूँ पोएट्री आर्ट की कविता की पाठशाला में अगला एपिसोड लेकर। हालांकि बहुत सारे एपिसोड बनाए और आप सबको पसंद भी आ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी भी है। लेकिन इस समय भी, इस दौरान जो कुछ क्वेरीज आई, मेरे पास कुछ प्रश्न आए, तो मुझे लगा कि कुछ मात्रा गणना जो पहले मैंने सिखाई थी, उसके बाद भी कुछ मात्रा गणना का दूसरा भाग आपको सिखाना बाकी है। क्योंकि नए रचनाकार जितने भी हैं वो मात्रा गणना को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन में और खासतौर में कंफ्यूजन कहाँ है? कंफ्यूजन है संयुक्त अक्षर की मात्रा गणना। संयुक्त अक्षर जो आधा वर्ण होते हैं, जिसमें व्यंजन होते हैं लेकिन स्वर नहीं होते उसमें, वो आधा वर्ण जो होते हैं, और वो कहाँ ध्वनि दे रहे हैं, कहाँ दीर्घ गिना जाए, कहाँ लघु गिना जाए, कहाँ गुरु गिना जाए या कहाँ लघु गिना जाए, इसमें उनमें कंफ्यूजन रहता है बहुत ज्यादा मात्रा गणना करने में, इसलिए वो कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। तो मेरी इस बारे में जब मैंने महसूस किया कि इस बारे में आपको बताया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है संयुक्त अक्षर की मात्रा गणना करना, बहुत बारीक काम भी है। बड़ी बात यह कि आज ये है कि नए रचनाकारों को सीखने की प्रवृत्ति थोड़ी सी कम है। वो सीखना चाहते नहीं है, वो लिखना चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते, उन्हें शब्द की बनावट नहीं पता। पिछले दिनों मेरे पास आया, जैसे मैंने एक शब्द देखा, संभाला। अब संभाला शब्द में मात्रा गणना करना सिखाया, तो संभाला की उन्होंने 3 गुरु लगा दिए, यानी 6 मात्रिक बता दिया। यानी सा के ऊपर उन्होंने एक बिंदी लगाई, अनुस्वार, तो संभाला कर दिया उन्होंने संभाला, ऐसे बड़ा करके। तो इस तरह से उन्होंने 6 मात्राएं बता दी। जबकि संभाला में सा के ऊपर अनुनासिक होता है, चंद्र बिंदु होती है, और वो लघु गिना जाता है। तो लघु गुरु गुरु, संभाला में ये भार है, तो 5 मात्रिक है वो, और कर दिया 6 मात्रिक। तो इससे ये है कि नए रचनाकारों को थोड़ा सा शब्द ज्ञान होना चाहिए। शब्द की बनावट कैसे है, अगर शब्द की बनावट पता होगी, शब्द ज्ञान आपको अच्छा होगा, तो आपको अपने आप ही मात्रा गणना आपकी सही बैठेगी। शब्द ज्ञान सही ना होने की वजह से आपकी मात्रा गणना गड़बड़ हो जाती है, और संयुक्त अक्षर में तो खास तौर पर होती है। ये बहुत ज्यादा दोष है। नए रचनाकारों को शब्द की बनावट सीखनी होगी। ये नहीं कि हिंदी की कविता लिख रहे हैं लेकिन लिपि उसकी इंग्लिश में है, तो मात्रा गणना कर ही नहीं पाएंगे आप। आपको समझ नहीं आएगी कि शब्द कैसे बनता है, उसकी मात्रा गणना कैसे करनी है। अब लिपि में ही बड़ी दिक्कत है। कनक, कनक में का ना का 3 मात्रिक होना चाहिए। आप इंग्लिश में लिखेंगे KANA कनक। अब कनक आप लिपि तो इंग्लिश में लिख रहे हैं लेकिन है हिंदी में, तो कविताएं ऐसे भी नए रचनाकार लिख रहे हैं, उन्हें हिंदी का ज्ञान ही नहीं है पूरा। तो अपने हिंदी के ज्ञान को बढ़ाइए, शब्दों की बनावट को सीखिए, उसको पहचानिए, तब आपको मात्रा गणना सही आएगी। चलिए खैर, ये मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर दोबारा ये कह रहा हूं आपको कि अभ्यास कीजिए। संयुक्त अक्षर की जहां तक बात है, संयुक्त अक्षर जो आधा वर्ण पहले भी लग जाता है किसी शब्द के और बीच में भी आ जाता है, तो उनके क्या नियम है, मात्रा गणना कैसे की जाए, मैं बताता हूं। मैंने पहले बताया था आपको कि 2 तरह के स्वर होते हैं, मात्रा गणना कैसे, एक लघु और एक दीर्घ। ठीक है, जो छोटा ई, छोटा ऊ, री, ऋषि वाला री, ये जो है 1 मात्रिक होते हैं। बाकी सारे जो होते हैं वो 2 मात्रिक आ जाते हैं। ठीक है, गुरु हो जाते हैं। यानी तो जहां पर किसी भी शब्द में ये वर्ण अगर पहले आए, छोटी ये ई की ध्वनि, या ये इसकी अगर पहले ह्रस्व पहले आता है इस्तेमाल में, तो वो हमेशा लघु गिना जाएगा। संयुक्त अक्षर में बता रहा हूं मैं आपको, जैसे प्रिया, क्रिया, श्रुति, ये शब्द है। इसके आगे क्या है, छोटी ई की मात्रा लग रही है, प्रा, यानी ये प्रा क्या है, प्रिया में रा और पा आधा, तो ये प्रिया। तो ये जो आते हैं उससे पहले अगर छोटा ऊ भी इसके अगर लगा होगा संयुक्त अक्षर में, या छोटी मात्रा जो लग रही है, क्रिया में क्री, का और रा की ध्वनि आ रही है, ये संयुक्त अक्षर है, उसके पहले छोटी की मात्रा आ रही है। अगर जिसके आगे छोटी की मात्रा आएगी तो वो हमेशा 1 मात्रिक होगा, वो लघु गिना जाएगा। ठीक है, क्रिया में क्या हुआ, अब छोटी की मात्रा लगी तो क्री, तो क्या हुआ, ये लघु है। और या में डंडा एक बड़ा लग रहा है, आ का डंडा, बड़े आ का डंडा, तो ये होगा गुरु। तो मात्राएं कितनी हो गई, लघु और गुरु, यानी 3 मात्रिक के शब्द हुआ। ठीक है, संयुक्त अक्षर में अगर जो ह्रस्व स्वर है, जो अगर वो पहले शब्द के आ जाता है,
तो वो एक मात्रिक ही होगा वर्ण वो, संयुक्त अक्षर जो है। तो क्रिया, प्रिया, ठीक है, रिया, ये सब एक मात्रिक कंपाउंड है, ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, अगर यही वर्ण मान लीजिए आधा वाला बीच में अगर आ जाता है और आगे वाला वो जो है आपका अक्षर जो है वो गुरु में है, तो वो गुरु बन जाएगा, वो गुरु ही रहता है। ठीक है, कैसे? भ्राता, जैसे भ्राता, ठीक है। इस तरह के जो शब्द हैं वो बीच में अगर आते हैं वर्ण उसके, तो वो क्या बन जाएगा? पहले वाले के साथ जुड़ के वो दीर्घ यानी गुरु हो जाता है। छोटी की मात्रा अगर क्रिया में लग रही है, प्रिया में लग रही है, तो एक मात्रिक है। लेकिन संयुक्त अक्षर में अगर दीर्घ वाला जो स्वर है वो संयुक्त अक्षर है, तो उसके बाद अगर आधा वर्ण जुड़ता है तो वो गुरु बन जाता है हमेशा। तो ये हमेशा ध्यान रखना। तो जैसे यानी शब्द वर्ण अगर बीच में आ रहा है आधा वर्ण, तो पहले वाले के साथ जुड़ जाएगा। जैसे भ्राता, मैंने भ्राता में बताया, भ्राता में क्या हुआ? गुरु गुरु, 4 मात्राएं गिनी जाएंगी। ठीक है, ऐसी ज्ञान, ज्ञान में आधा गा या न ज्ञान। तो ये मैंने पहले भी पिछली बार भी एपिसोड में बताया था कि अगर संयुक्त अक्षर यानी आधा वर्ण पहले अगर आ रहा है किसी शब्द के, तो वो शून्य हो जाता है, उसे 0 मान लिया जाता है। तो ज्ञान में यान, गा की ध्वनि खत्म कर दो, उसकी आधा अक्षर खत्म कर दो, तो यान, यान में क्या हुआ? गुरु और लघु, तो ये हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखना। अगर आधा वर्ण यानी पहले अगर आ रहा है ह्रस्व की ध्वनि, तो वो एक मात्रिक होती है। अगर दीर्घ स्वर, दीर्घ के साथ पहले अगर आ रहा है आधा अक्षर, तो वो गुरु रहेगा, लेकिन पहले वाला शून्य मान लिया जाता है। तो भ्राता, भ्राता, आता, भ्रा में भा, राता, भ्राता, तो भा आधा आ रहा है, तो भ्राता में भा आधा आ रहा है, तो वो शून्य हो गया, राता यानी गुरु गुरु हो गया। ज्ञान, ज्ञान में ग जो है आधा आ रहा है, तो पहले शून्य होगा, तो यान, तो गुरु लघु हो जाएगा। ऐसे स्थान, स्थान में आधा सा पहले आ रहा है, तो पहले जो आएगा आधा अक्षर संयुक्त अक्षर है, स्था, ये संयुक्त अक्षर है, लेकिन इसकी ध्वनि जो है वर्ण की आधी पहले आ रही है, तो वो शून्य मान लिया जाता है। तो थान, तो थान में गुरु लघु, तो संयुक्त अक्षर की गणना ऐसे करनी है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। और इसके अलावा मैं और आगे इसकी बता सकता हूं बातें, कि अगर मान लीजिए कि किसी के बीच में अर्धवर्ण आता है, ये तो पहले शुरू में आ गया आधा वर्ण गुरु के साथ, तो आगे वाला शून्य हो जाता है। अगर बीच में भी आ जाता है, ठीक है, और वो लघु वर्ण है मान लो पहले, और बीच में आ गया आधा वर्ण, तो पहले वाले के साथ जुड़ के वो गुरु की ध्वनि मिलेगा, वो बड़ी बना देता है। तो हमेशा उसको गुरु ही गिनना आप, तो वो मात्रा भार उसका वैसे ही रहेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना। जैसे अक्कड़, बक्कड़, अब आ क्या है? अक्कड़, आ पहला ध्वनि, बक्कड़, बक्कड़ में बा क्या है? वर्ण है बा, लघु है, एक मात्रिक है, लेकिन आधा का बाद में लग रहा है, तो पहले वाले के साथ जुड़ेगा तो वो बन जाएगा दीर्घ। तो बक्कड़, बक्कड़ में क्या होगा? फिर ये गुरु गुरु बन जाएंगे। अ क, आदि ध्वनि का की पहले वाले में जोड़ी, तो अक, अक में अक्कड़, तो का और आ लघु लघु और पहले वाला गुरु, तो गुरु लघु लघु। आप इस तरह से गणना कर सकते हैं, या गुरु गुरु भी इसको कर सकते हैं, या हमारे यहाँ थोड़ी सी छूट दे दी जाती है, तो ऐसा कर सकते हैं। अक्कड़ कर सकते हो, बक्कड़ कर सकते हो, इस तरह से ना। ऐसी नम्र है, नम्र शब्द में क्या है? ना पूरा आएगा, माँ हलंत में है और रा पूरा है। ना एक वर्ण है, लघु है, ठीक है, लेकिन माँ की ध्वनि उसके साथ जोड़ रही है, आधा वर्ण उसके साथ जोड़ रहा है, तो नम्र, नम्र में क्या हुआ? गुरु और लघु, नम तो गुरु, और र एक वर्ण, एक मात्रा, तो 3 मात्राएं इस तरह से गिनी जाएंगी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। ऐसी विद्या, विद्या में क्या? वहां पे छोटी की मात्रा है, एक मात्रिक है, क्योंकि पहले जिसके आएगा वो एक मात्रिक होगा, लेकिन आधा वर्ण इसके बीच में आ रहा है, जब बीच में आएगा तो वो पहले वाले के साथ जुड़ता है, विद्या। अब आधा दा जो पहले वाले के साथ जुड़ गया तो वो गुरु बन गया, तो विद्या, तो विद लघु लघु, और या जो आ का डंडा है तो बाद वाला गुरु, और पहले लघु लघु मिलके वो भी गुरु बन जाता है, तो 2 गुरु हो गए, यानी 4 मात्रिक विद्या का होगा। तो इसकी गणना ऐसे करेंगे। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखना है आपने। और अगर मान लीजिए कि पहले वाला गुरु है और बीच में आधा वर्ण आ रहा है, अभी तो ये लघु वर्ण था, उसके साथ बीच में आधा वर्ण जुड़ गया तो वो गुरु बन गया। लेकिन मान लो पहला वाला गुरु हो, ठीक है, वर्ण पहले वाला,
और बीच में फिर वो आ रहा हो संयुक्त अक्षर आधा वर्ण, तो वो किसका जुड़ेगा? पहले के साथ ही जुड़ेगा। लेकिन मात्रा भार कितना होगा? उसका मात्रा भार हमेशा होगा कैसा? गुरु। जैसे प्राप्तांक, प्राप, प्रा है संयुक्त अक्षर है, डंडा लगा तो वो गुरु हुआ, लेकिन प की ध्वनि उसके साथ जुड़ी, प्राप। प्राप में अब इसको गुरु लघु नहीं गिनिएगा, ये गुरु ही रहेगा, प्राप्तांक। ठीक है, तो ऐसे ही आपको रखना है हिसाब किताब। तो इस तरह से ये करेंगे। जैसे विख्यात, विख्यात में व पे छोटी की मात्रा में अगर ख्या उससे जुड़ गया, विख यात, पहला वाला गुरु हो जाएगा। लेकिन प्राप्तांक अगर वो गुरु वर्ण है पहले से ही और आधा अक्षर उसके साथ जुड़ रहा है तो भी गुरु ही रहेगा। ठीक है, ये संयुक्त अक्षर की गणना इस प्रकार से होती है। अमूमन जो गलतियां होती हैं इनमें होगी जो मैं अब बता रहा हूं आपको। मान लीजिए पहला कोई अक्षर लघु है और बीच में मां की ध्वनि आ गई और वो आधा वर्ण है और बाद में हा आ रहा है, और वो तब कैसे करेंगे उसको? ये दिक्कत होती है। जैसे इन्हें, अब इन्हें में लोग क्या करते हैं, ई के साथ जी ना पहले आ गया और इन्हें, तो ये चार मात्रिक बना देते हैं। तो वो नहीं करना है, वो नहीं करना है। इन्हें, जिन्हें, किन्हें, अब ये जो होते हैं ना, ये हमेशा जब ना की, ये ध्यान रखना, जो हा होगा, हा के साथ पहले अगर इस तरह के ना की, माँ की ध्वनि आती है, जैसे हमें या जिन्होंने, उन्होंने, तो हा के साथ अगर जो वर्ण अधूरा आएगा, अक्षर आधा वर्ण जो आएगा वो भारहीन हो जाता है हा के साथ मिलकर। या ये कह सकते हैं जो आधा वर्ण होता है हा के साथ मिलने से पूरा एक मात्रिक बन जाता है। ठीक है, आधा पा हा के साथ जुड़ेगा तो पाह, ध्वनि ये है पाह, लेकिन पा की ध्वनि आएगी, या पह हा की ध्वनि आती है, तो पा क्या है, वो भारहीन हो जाएगा, वो हट जाता है, वो जुड़ेगा बाद में। तो जिन्हें में क्या हुआ, जिन्हें में जा पे छोटी की मात्रा वो लघु और हा के साथ आधा वर्ण जुड़ जाता है, तो वो अगर बाद वाला गुरु है, हा के ऊपर मात्रा लग रही है, डंडा लग रहा है और उसमें आधा वर्ण जुड़ता है तो वो गुरु बन जाता है, लेकिन जुड़ेगा बाद वाले के साथ, पहले वाले के साथ में। ठीक है, अगर मान लीजिए बाद वाला हा जो है एक ही है वर्ण, उसका कोई गुरु का भार नहीं है और बीच में वो आ गया, तो वो भी भार ही नहीं माना जाता है। जैसे अल्हड़, कुल्हड़, हालांकि ये भ्रांतियां हैं, इसको लोगों ने स्वीकार भी कर लिया कि अल्हड़ तो हा के साथ ला की ध्वनि आ रही है, तो अल्हड़, कुल्हड़, तो ला जो है पहले वाले के साथ चला जाता है और बाद वाले के साथ भी मान लिया जाता है, लेकिन यह चार मात्रिक स्वीकार कर लिया। ये भी कुछ विरोधाभास हैं, अपवाद हैं, लेकिन व्याकरण में इसको विद्वानों ने स्वीकार कर लिया। तो ऐसी चीजें, अगर हा एक मात्रिक है और आधा अक्षर उसके पहले आ रहा है हा से, तो वो बीच वाला भारहीन हो जाएगा, आधा वर्ण जो है वो हा की ध्वनि देगा, वो लघु मात्रा वैसे मानी जाती है। ठीक है, तो ये पहले वाले के साथ नहीं जुड़ेगा, ये जरूर ध्यान रखना, यहाँ पर हमेशा गलती होती है। अब मुझे लगता है कि मेरी इस बात को आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे और आगे मात्रा गणना करने में आपको आसानी हो जाएगी। ठीक, कोई भ्रांति हो फिर भी आप इस वीडियो को सुनने के बाद कमेंट्स में मुझसे ये बातें पूछ सकते हैं, मैं आपका समुचित जो है उसका जवाब दे सकता हूँ। ठीक, तो बाकी और एपिसोड मेरे देखने हैं, मात्रा गणना का एक एपिसोड मैंने और बनाया था, अगर उसे भी देखना है या मेरे और कविता की पाठशाला के एपिसोड देखने हैं तो ऊपर जो ये आई का निशान आपको दिखाई दे रहा है ना, आप इसे क्लिक कर दीजिएगा, तो मेरे पिछले सारे एपिसोड खुल जाएंगे और आपको वो चीजें भी जो सीखनी है वो मुझे लगता है कि आपकी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए पर्याप्त होगा। बाकी शनै शनै मैं और आगे चीजें आपके पास लेकर आता रहूंगा और कुछ नई बातें भी आपको बताने की कोशिश रहेगी। हिंदी साहित्य के भी छंदों के बारे में और उर्दू के बारे में भी, हम गजलों पर भी आएंगे, मैं उस पर भी बताऊंगा। ठीक है, थोड़ी बारीक बारीक बातें बीच बीच में हम करते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि आज की पाठशाला में आज का ये एपिसोड इतना ही आपके लिए पर्याप्त होगा। इस पर लगातार अभ्यास कीजिएगा, ना समझ आए तो पुनः आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका समुचित उत्तर आपको दूंगा। और पोएट्री आर्ट के इस पटल पर कविता की पाठशाला का कार्यक्रम आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक भी मुझे लगता है साबित हो रहा होगा, क्योंकि जिस प्रकार से प्रश्न और जिस प्रकार से आपकी प्रतिक्रियाएं मेरे पास आ रही हैं, तो मुझे लग रहा है कि हमारी मेहनत, जो सतीश जी पोएट्री आर्ट के मालिक हैं, वो जो इसमें लगे हैं पूरे संपादन कार्य में इसके, तो वो और हम मिलकर जो काम कर रहे हैं वो आप तक पहुंच रहा है। और हमारी कोशिश यही है कि अच्छा लिखना है तो अच्छी जानकारियां, अगर छंद में लिखना है तो इन सब की जानकारियां आपके पास होनी बहुत जरूरी है।
और वो हम आपके पास निश्चित रूप से ला रहे हैं, आपके हृदय तक लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके यहाँ से बात यहाँ तक पहुँच जाए, तो जो याद रहे। ठीक, आज के लिए इतना ही, लेकिन शर्त मेरी वही है, मेरा आग्रह समझ लो, निवेदन समझ लो, चाहे मेरा आदेश समझ लो। अगर आपको अच्छा लग रहा है और लगता है कि इससे और पीढ़ी नई जो है लाभान्वित होगी, तो आप समझ गए तो आगे भी दो रचनाकारों को शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि हमारा जो मकसद है कि अच्छी साहित्य को सबके सामने लाना, उसका सृजन करना, तो उसमें आप भी साहित्य सेवक कहलाएं और अपनी बात हमारी दूर तक जाए, तो अच्छी अच्छी चीज़ें सामने आएंगी। अच्छी बातों को फैलाना बहुत आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, और पुनः आप सभी को फिर से मेरा आपके अपने चेतनानंद का प्यार भरा नमस्कार।